बच्चों, आज हम आपको डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया था कि इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आज जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसकी शुरुआत तो एरिस्टोटल ने पहले ही कर दी थी। एरिस्टोटल ने कहा था इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो फैमिली और एक राज्य को मैनेज करना सिखाता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक इकोनॉमिक्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, तो हम इसे इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे। 18वीं शताब्दी से पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? अब आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर किंग या मोनार्की हुआ करती थी, या राजाओं का या रानियों का शासन होता। इन शासनों के दौरान पॉलिटिकल इकोनॉमी में केवल स्टैटिस्टिक का यूज पाया गया। स्टैटिस्टिक का यूज करने वाला पहला देश ग्रीस और इजिप्ट पाए गए। ग्रीस और इजिप्ट में पॉपुलेशन या सेंसस जिसे आज हम बोलते हैं, पॉपुलेशन काउंट करने का या जनगणना जिसे हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हुई थी। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज होता था और इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। इसमें अब डेटा, जैसे एक राजा के पास कितने भाले हैं, कितने घोड़े हैं, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने पैसे हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था और इसी को इकोनॉमी बोला जाता, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। अब 18वीं शताब्दी में जाके एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी जिसका नाम था 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। इससे इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे जन्म मिला और इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आखिर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था ऐसा कि जो इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव हुआ? 14 में क्यों नहीं, 12 सेंचुरी में क्यों नहीं, 8वीं में क्यों नहीं? अरिस्टोटल तो बहुत पुराने स्कॉलर थे, तो इतने बीच की खाई क्यों? बच्चों, 18वीं शताब्दी में एक क्रांति हुई थी जिसे हम औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब आपने 8th क्लास, 9th, 10th क्लास की एसएसटी में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिंपली रिप्लेस मैनुअल पावर विद द मशीन पावर, या जो काम हम जानवरों की हेल्प से, मानव अपने खुद परिश्रम के द्वारा करता था, अब हम मशीन यूज करने लगे। जैसे एक न्यूज़पेपर के 16 या 20 पन्ने लिखने में हमें 3 साल अगर लग जाते हैं, तो एक प्रिंटिंग मशीन उसको 5 सेकंड में बाहर निकाल देती। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई। औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी मशीनें और बल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा। जब बल्क का प्रोडक्शन होने लगा तो प्रोडक्शन करना तो आसान था, उसको बेचना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी था। बेचने के लिए मार्केट चाहिए तो इंग्लैंड ने डिफरेंट 60 अराउंड 2/3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लगभग पूरी दुनिया का 2/3 हिस्सा
कॉलोनी के तौर पे डेवलप किया जहां अपना माल बेच सके। एडम स्मिथ का यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, एडम स्मिथ जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, उनका ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ लिखते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, या अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। कुछ दिनों तक ये कंसेप्ट चलता है, फिर अल्फ्रेड मार्शल नामक के एक स्कॉलर अर्थशास्त्री वो कहते हैं धन होना ही सब कुछ नहीं है। अगर एक आदमी अस्वस्थ हो, एक अनपढ़ आदमी के पास धन हो, वो पर्याप्त नहीं है। तो धन सभी चीज का जुगाड़, वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स है क्या? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा सोशल वेलफेयर इज द, यह समाज का भला, समाज का कल्याण ही इकोनॉमिक्स का ध्येय है। जो कंसेप्ट एडम स्मिथ में दिया था वो क्रिटिसाइज हुआ और चेंज कर दिया गया मार्शल के द्वारा। तो मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स का एक ही ध्येय है, वो समाज का कल्याण हो, सोसाइटी का या ह्यूमन वेलफेयर हो, पूरी विश्व की ह्यूमन का कल्याण। कुछ दिन तक ये कंसेप्ट भी चला। एक नए स्कॉलर आए अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने सीधा एक क्वेश्चन दागा, कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? स्टूडेंटों ने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 सेकंड के लिए नहीं मिले आदमी मर जाएगा। तो रॉबिन्सन ने पूछा आप ऑक्सीजन को फिर खरीदते क्यों नहीं? ऑक्सीजन तो सोने से भी महंगा होना चाहिए। बात भी सही थी, सोने के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो 3 मिनट भी नहीं रह सकते। तो रॉबिन्सन ने एक तर्क दिया, पता है हम सोने को बहुत महंगा क्यों खरीदते हैं? ऑक्सीजन जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हम इसको फ्री में क्यों मिलता है? जंगल में लकड़ी बहुत सफिशिएंट है, लेकिन जंगल में कोई लकड़ी नहीं खरीदता। वही लकड़ी अगर बाजार में आ जाए बिकने लगती है। नदी या समुद्र के किनारे रेता बहुत सफिशिएंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब वही रेता शहर और गांव में आता है, उसकी पेमेंट क्यों होती है? तो रॉबिन्सन ने एक कंसेप्ट दिया स्कार्सिटी। इसको हम, स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। तो रॉबिन्सन ने ये समझाने की कोशिश की हमारी आवश्यकताएं अनगिनत हैं, या इंग्लिश में बोले वी हैव अनलिमिटेड नीड्स, लेकिन हमारे जो साधन है, हमारे जो एंड मीन्स हैं, वो लिमिटेड है। जमीन हमारी लिमिटेड है और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। तो रॉबिन्सन ने ये समझाने का प्रयास किया जो ज़्यादा स्कार्स होता है, जिनकी शॉर्टेज ज़्यादा होती है, उसकी पेमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। गोल्ड स्कार्स है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा रेट से खरीदते हैं। ज़मीन की स्कार्सिटी जब होती जाएगी तो हम ज़मीन का रेट बढ़ते हुए पाएंगे। तो ये स्कार्सिटी कंसेप्ट हुआ। तो इस कंसेप्ट में ये कहा गया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को ये सिखाता है हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स, आदमी की अनगिनत आवश्यकताओं को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल किया जाए।
मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपये का नोट है, मुझे हजारों चीज़ें लेनी होती, हजारों चीज़ तो मैं 10 रुपये के नोट से नहीं खरीद, और हर एक चीज़ की वैल्यू अगर 10 रुपये हो, मैं 1000 चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगा, एक ही चीज़ खरीद पाऊंगा। अब ये 1000 में से एक चीज़ें सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट काम, यही इकोनॉमिक्स से बताता है। चौथे एक नए अर्थशास्त्री आए जिनका नाम प्रोफेसर सैमुअलसन था। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इकोनॉमिक्स इज अबाउट डेवलपमेंट ग्रोथ, डेवलपमेंट ग्रोथ। आजकल दुनिया का हर देश किसके पीछे लगा पड़ा है? जीडीपी का ग्रोथ चाहिए, नेशनल इनकम का ग्रोथ चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, और इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आए। तो इकोनॉमिक्स, आप सैमुअलसन, प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात है। बच्चों, क्लास 10th के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? एक प्लांट छोटा था, बड़ा हो गया, ग्रोथ है। एक जगह कुछ नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट बन गया, डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ ग्रेजुअली चेंज। अगर किसी चीज़ में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं, और जहाँ पर सडन और अचानक चेंज आते हैं उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सडन चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ ग्रेजुअली चेंज। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, केवल ग्रोथ, वृद्धि या डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा है। बच्चों, अब आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे, आखिर इकोनॉमिक्स है क्या? अगर घर जाके अगर पापा ने गलती से पूछ लिया आज आपने क्या पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, और अगर इकोनॉमिक्स है क्या अगर पापा ने आपसे पूछ लिया, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा, वो भी सही है। अरिस्टोटल ने कहा इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो फैमिली को और राज्यों को मैनेज करना सिखाता है, वो भी ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच इज कंसर्न अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल का कथन, वो भी कहीं गलत नहीं लगता। रॉबिन्सन ने कहा कि भाई दुनिया में चीज़ें तो सीमित हैं, आदमी की आवश्यकता तो अनलिमिटेड है, हमें एडजस्ट करना है अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के। वो भी सही है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा भाई इकोनॉमिक्स तो और कुछ बातें करता ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, वो भी सही। तो फाइनली अब आप इकोनॉमिक्स को क्या समझोगे? ये सब तभी मैंने आपको 4 या 5 कंसेप्ट, आपको ये कंसेप्ट समझाए। फाइनली व्हाट इज इकोनॉमिक्स? मैं यहाँ पर प्रोफेसर एल रॉबिन्सन की परिभाषा को मानते हुए ये कहना चाहूँगा, अगर कोई पूछे आपसे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें ये सिखाता है हमारी अनगिनत आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा कैसे
एडजस्ट किया जाए, कैसे फुलफिल किया जाए, यही इकोनॉमिक्स है। या मतलब हमारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइज हो, यही इकोनॉमिक्स सिखाता है। थैंक यू एंड नेक्स्ट अगले वीडियो।